हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से इवन कोचिंग सेंटर। तो कैसे हो आप? प्रिपरेशन तो बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए, अब हम देखो डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट का जो हमने पहला पार्ट डिस्कस किया है कि किसी गोलाकार टेबल के अराउंड अगर कुछ पर्सन बैठे हों तो उन्हें किस तरह से या किन किन बातों का हमने ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों को टारगेट किया कि कौन कौन सी टर्म्स आपको में लेनी है, कौन सी स्टेटमेंट बाद में है, वगैरह वगैरह। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी उन्हीं टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ने से पहले या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक ट्रिक्स का आइडिया दे देता हूं जो कि आपके क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा आसान बना देंगी। तो वो ट्रिक्स क्या है? बेसिकली मैंने उसे ट्रिक्स का नाम दिया है, तो आपको भी अभी पता चल जाएगा। ये जो चीजें मैं बताने वाला हूं ये सिर्फ सर्कुलर अरेंजमेंट में एप्लीकेबल है। ध्यान से समझना। अगर मैं कहता हूं कि किसी टेबल के अराउंड 6 पर्सन बैठे हैं, ये देखो, ये 6 पर्सन अरेंज्ड हैं किसी भी सर्कुलर टेबल के अराउंड। सभी का फेस इनवर्ड है या सभी का फेस आउटवर्ड, डजेंट मैटर। और इसी में मैं कहता हूं कि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखता हूं कि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, कि ए बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो हमने सबसे पहले बी को बिठाया, उसके बाईं ओर तीसरा, एक दो तीन, यहां पर कौन आ गया? ए। ऐसे ही अरेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर 6 के केस में अगर ए बी के थर्ड लेफ्ट पे है, ठीक है, तो मैं इसे ए भी कह सकता हूं कि ए बी के थर्ड राइट पे आ रहा है। देखो, ए बी के दाईं और तीसरे स्थान पे भी आ रहा है, एक दो तीन। तो मतलब कि अगर सर्कुलर के केस में आपके पास इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट हो, मतलब सम संख्या में कुछ पर्सन अरेंज्ड हो, जैसे कि हमने यहां पर 6 पर्सन की बात की, कोई पर्सन थर्ड लेफ्ट पे हो या कोई पर्सन किसी के थर्ड राइट पे हो, मतलब आप डायरेक्टली उसके उसे विपरीत या अपोजिट बिठा सकते हो। जैसे मैं कहता हूं कि टेबल के अराउंड 8 कैंडिडेट है, इस तरह से बैठे हैं, 8 स्टूडेंट आ गए, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कहता हूं ए बी के फोर्थ लेफ्ट पे है, तो बी को बिठाया, एक दो तीन चार, फोर्थ लेफ्ट पे कौन आया? ए। तो अगर आता फोर्थ लेफ्ट की बजाय फोर्थ राइट, तो भी आप उसे उसके विपरीत या अपोजिट बना सकते हो। क्लियर? तो 10 के केस में क्या होगा? ये तो 8 पर्सन का केस हो गया, तो मतलब 6 के केस में थर्ड लेफ्ट हो या थर्ड राइट हो तो भी अपोजिट बनता है। 8 के केस में चाहे फोर्थ लेफ्ट की बात हो चाहे फोर्थ राइट की, तो भी अपोजिट बनेगा। तो 10 पर्सन बैठे हो तो क्या बनेगा? फिफ्थ लेफ्ट हो या फिफ्थ राइट हो, तो वो भी किसकी बात करेगा? वो उसके अपोजिट की ही बात करेगा। तो इससे आप डायरेक्टली पर्संस को अरेंज कर सकते हो बिना काउंट किए। अब इसी में एक और चीज मैं ऐड ऑन और करना चाहूंगा कि अगर सपोज किसी टेबल के अराउंड 6 पर्सन है, तो थोड़ा सर्कल से एडजस्ट कर लेना, प्रॉपरली नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहां पर कहता हूं कि 6 पर्सन है और वो टेबल के अराउंड बैठे हैं, सभी का फेस जो है इनवर्ड है, केंद्र की ओर है। और अगर यहां पर आपको इंफॉर्मेशन हो कि ए और बी के बीच में 2 स्टूडेंट हैं या 2 कैंडिडेट हैं, तो अगर 6 का केस है, किन्हीं भी 2 पर्सन के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, तो भी उस केस में ए और बी या वो 2 पर्सन क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत या ऑपोजिट होंगे। काउंट करके देख सकते हो, ए के यहां से काउंट करोगे तो भी ए और बी में 2 पर्सन है, ए के यहां से काउंट करोगे तो भी ए और बी में 2 पर्सन है। सिमिलरली 8 का केस आ गया कि किसी टेबल के अराउंड जो है 8 स्टूडेंट बैठे हैं, तो इस केस में भी क्या होगा कि अगर आपको पूछा जाए कि ए और बी के बीच में 3 स्टूडेंट या 3 कैंडिडेट हैं, तो भी 8 के केस में किन्हीं भी 2 पर्सन के बीच में अगर 3 कैंडिडेट हो, मतलब वो भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इसी तरह 10 पर्सन का केस आ गया, तो ए और बी के बीच में जब 4 कैंडिडेट गिवन होंगे, तो भी आपको अपोजिट ही बिठाना है, ठीक है। तो यहां से आपका क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा कैची भी बन सकता है। जैसे जैसे हम ये स्टेटमेंट देखेंगे वैसे वैसे उन क्वेश्चंस के अंदर हम उन्हें इंप्लीमेंट भी करना सीखेंगे। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो, सर्कुलर अरेंजमेंट का कौन सा क्वेश्चन गिवन है? कहता 6 पर्सन। पढ़ लिया ना, 6 पर्सन है, अब देखना नहीं है वो कौन कौन है, ठीक है, ध्यान से। अभी सिर्फ काउंट करो हैं कितने।
आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड देयर फेसेस आर टुवर्ड्स द सेंटर। कहता 6 पर्सन है, आपको उनके नेम भी गिवन है, वो क्या है टुवर्ड्स द सेंटर। अब पहली बात 6 पर्सन बैठे हैं, 6 मतलब सम संख्या में है, तो मतलब एक पर्सन दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट बैठेगा। ठीक है, तो यहां पर टुवर्ड्स दी सेंटर है, तो आपको यहां पर हर पर्सन का राइट और लेफ्ट भी मेंशन करना पड़ेगा। कोशिश करना बिना राइट लेफ्ट लिखे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, इसकी हैबिट बंद बनाना, क्योंकि ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। देखो पहला पॉइंट क्या है, P इज बिटवीन L एंड O, तो पहली टर्म ही किससे रिलेटेड आई हमारे पास, बिटवीन। फिक्स्ड पोजीशन है कि P जो है वो L और O के बीच में ही आएगा, बट ये कंफर्म नहीं है कि O L के लेफ्ट में, O P के लेफ्ट में है या P के राइट में बैठा हुआ है। तो मतलब इससे रिलेटेड हमारे पास पहली कंडीशन बनी कि P जो है वो L और O के बीच में बैठा हुआ है। आगे देखो, L इज एट द अपोजिट साइड ऑफ S। L जो है वो किसके अपोजिट में बैठा हुआ है, S के अपोजिट में। M इज टू द लेफ्ट ऑफ L। M जो है L के लेफ्ट में है, तो L के लेफ्ट में यहां पर कौन आ गया, M अवेलेबल हुआ। क्लियर है इतना। अब ध्यान दीजिए कि P जो है वो किस किस के बीच में था, L और O दोनों के बीच में। तो P यहां तो मैं अरेंज कर नहीं सकता, तो P यहां पर होगा, और P किस किस के बीच में है, L और O, तो हमें O यहां बिठाना होगा। एक ही पर्सन रह जाएगा, कौन सा, N। तो हमें क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, हु इज सिटिंग बिटवीन L एंड N। L और N के बीच में कौन बैठा है, तो देखो L और N के बीच में कौन आ रहा है, M आ रहा है, तो मतलब मेरा आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ताकि अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं लूप होल रह चुके हैं सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक से रिलेटेड, मतलब अगर कहीं भी डाउट आता है, वो धीरे धीरे उस लूप होल को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है, 6% का केस है, धीरे धीरे 8% की तरफ भी बढ़ेंगे। चलो देखिए अगले क्वेश्चन में, फिर से हमें क्या गिवन है कि 6 फ्रेंड्स, 6 फ्रेंड्स गिवन है, आर सिटिंग इन अ क्लोज्ड सर्कल फेसिंग द सेंटर। यहां पर भी आपको 6 ही पर्सन का डाटा गिवन है, और वो 6 के 6 पर्सन क्या है, टुवर्ड्स दी सेंटर फेस करके बैठे हैं, मतलब एक विद रिस्पेक्ट टू अनदर टुवर्ड्स दी सेंटर बैठा हुआ है। ओके, अपोजिट बिठाएंगे एक दूसरे के विपरीत। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ए इज फेसिंग डी। ए जो है वो किसको फेस कर रहा है, डी को फेस कर रहा है, फिक्स्ड पोजीशन है। अगला देखो, सी इज बिटवीन ए एंड बी। सी जो है वो ए और बी के बीच में आ रहा है, तो हम इस पॉइंट को होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि अगर ए यहां पर है तो मैं सी को यहां बिठा के बी यहां भी बिठा सकता हूं। अगर ए यहां पर है तो मैं सी को यहां बिठा के बी यहां भी बना सकता हूं, तो मेरे दो सर्कल्स बनेंगे। ठीक है, दो दो केसेस या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अगला देखो क्या है, F इज बिटवीन E एंड A। तो यहां पर भी मेरे दो केसेस बनेंगे, क्यों, क्योंकि अगर F E और A के बिटवीन में आ रहा है तो ये कंफर्म नहीं है कि A F के राइट में होगा या लेफ्ट में, सिमिलरली E F के राइट में होगा या लेफ्ट में। तो आगे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ B, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। B के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है। अब ये तो हो गई दिक्कत, तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, केसेस बनाओ। पहला पॉइंट पिक करते हैं कि सी किस किस के बीच में आ रहा है, ए और बी के बीच में। तो सी जो है वो ए और बी के बीच में आया। अब जरूरी थोड़ा है कि सी जो है ए के लेफ्ट में होगा, राइट में भी हम बिठा सकते थे। तो इसी से रिलेटेड हमारा एक और केस, फ्री हैंड से सर्कल बनाना है, वन गो में जैसा सर्कल बन जाए बन जाए। ठीक है, ज्यादा फीलिंग नहीं लेनी है कि हाँ सर्कल ही बनना चाहिए, अपने हैंड से कैसा भी सर्कल बना दो, सॉल्यूशन थोड़ा देना है। तो पहली कंडीशन तो सेम थी, ए डी के अपोजिट में है। अब सी जो है वो किस किस के बीच में है, ए और बी के बीच में। अगला पॉइंट देखो क्या है, जिसको यूज कर लिया हम उसे वैनिश करते रहेंगे। ओके, ये पॉइंट यूज कर लिया तो इसे खत्म करो। अगला स्टेटमेंट में देखो क्या गिवन था कि एफ जो है वो ए और ई के बीच में आ रहा है। अगर एफ ए और ई के बीच में है, तो ए अगर यहां पर है तो ई हमें यहां लेना होगा, तभी उन दोनों के बीच में एफ आ पाएगा। अगर ए यहां पर है तो ई यहां लेना होगा, तभी दोनों के बीच में कौन आ पाएगा, एफ अवेलेबल होगा। मतलब कि मेरी अरेंजमेंट ये भी वैलिड है, अरेंजमेंट हमारी ये भी वैलिड है। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि बी के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है। अगर हम पहले केस में बात करें, ये हमारा पहला केस है, ये हमारा दूसरा केस बना, दोनों ही वैलिड थे। अगर हम पहले केस की बात करें तो बी के तत्काल बाईं ओर कौन आ रहा है, डी आ रहा है, तो केस तो दूसरा भी वैलिड है।
तो यहां पर बी के तत्काल बाईं ओर कौन आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये केस लें तो हमारे पास बी के तत्काल बाईं ओर डी मिलेगा। अगर ये केस ऑप्ट करें तो बी के तत्काल बाईं ओर कौन मिलेगा, सी मिलेगा। तो डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, आइदर सी और डी। या तो डी होगा या तो सी होगा। क्यों, क्योंकि मैं डिटरमिन नहीं कर पा रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर नहीं बन रही ना, दो दो फिगर्स में आंसर आ रहा है, तो दोनों की दोनों वैलिड थी, तो आंसर भी दोनों में ही हो सकता है, सी भी हो सकता है बी के लेफ्ट में और डी भी हो सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस बार आपको कितने पर्सन गिवन है, 8 पर्सन गिवन है। देखो, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर। तो इस बार फिर से आपको अगर 8 पर्सन गिवन है तो तरीका देखिए 8 पर्सन बिठाने कैसे हैं। पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए 8 पर्सन। ठीक है, चलिए तो वो कहां फेस कर रहे हैं, केंद्र की ओर, टुवर्ड्स दी सेंटर फेस कर रहे हैं। तो देखो जितना ये तामझाम फॉलो अप करने लगोगे आप, ये एरो हेड लगाओगे, राइट लेफ्ट लिखोगे, उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। कोशिश करो इन चीजों को इग्नोर करके चलो, सिर्फ उन्हीं पर्सन का राइट लेफ्ट लिखो जो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि E इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, बस यहां तक पढ़ो। हमेशा स्टेटमेंट को ब्रेक करके पढ़ना चाहिए कि E जो है वो N के कहा बैठा हुआ है, बाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो हमने सबसे पहले N को बिठाया, उसके बाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है, E। तो ध्यान दीजिए अगर E N के लेफ्ट पे है दूसरे स्थान पे, तो N E के राइट साइड दूसरे स्थान पे है। तो मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप किसी के राइट में बैठे हैं, अगर आप किसी के राइट में बैठे हैं तो वो पर्सन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा होगा। ठीक है, अगर आप किसी के दाईं ओर हैं तो आपके साथ वाले बैठे पर्सन का दाया दाया राइट राइट कॉमन नहीं होगा, बाया और बाया लेफ्ट लेफ्ट कॉमन नहीं होगा, मैंने ये बता रखा है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर तो कंसेप्ट लेक्चर जाके पहले देखो। तो चलो, तो अगर ई एन के सेकंड लेफ्ट पे है तो एन ई के सेकंड राइट पे होगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, हु आया तो किसकी बात हो रही है, एन की, कि एन इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। एन जो है वो क्यू के थर्ड राइट पे है, तो क्यू का थर्ड राइट अगर एन अवेलेबल है तो हम ये भी कह सकते हैं एन का थर्ड लेफ्ट कौन अवेलेबल है, क्यों। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि एन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, बैठा हुआ है देखो। तो एन के थर्ड लेफ्ट पे यहां पर कौन आएगा, क्यू अवेलेबल होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या गिवन, एक्स इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर। एक्स जो है वो आर के थर्ड राइट पे है। अब देखो ना तो हमें एक्स का पता है ना तो हमें आर का पता है, तो कुछ एक चीजें ऐसी होंगी जो आपको होल्ड पे रखनी होंगी, मतलब वो बाद में यूज होंगी। होल्ड पे रखने की दी बेस्ट अप्रोच है, साइड पे नोट डाउन कर लो एक्स जो है वो आर के कहा है, थर्ड राइट पे। अब लिखने का वे भी मैटर करता है, अगर आपको एक्स आर के थर्ड राइट पे चाहिए तो ये एरो हेड भी जरूर लगा देना। अब कई क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे आर के थर्ड राइट पे एक्स, तो बाद में कई बार क्या होगा आप ये समझेंगे कि आर और एक्स में दो पर्सन है, तो मतलब आर एक्स के या एक्स आर के राइट या लेफ्ट कहीं भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। अगर जेनुअनली अगर हमें गिवन है कि एक्स आर के थर्ड राइट पे है तो एरो हेड लगा दो, इससे क्या आपको श्योरिटी होगी कि आपको क्या चीजें फॉलो अप करनी है। गॉट इट। अब आगे देखो क्या है, हु हु आया तो किसकी बात हो रही है, अगेन आर की बात हो रही है। हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब किसकी बात हुई, आर की, कि सी के कहा बैठा हुआ है वो, सेकेंड लेफ्ट पे। एरो हेड लगा देते हैं कि सी का सेकेंड लेफ्ट कौन है, आर अवेलेबल है, या मैं कह सकता हूं आर का सेकेंड राइट कौन है, सी अवेलेबल है, हम यहां भी बोल सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू का थर्ड राइट कौन आएगा, एस अवेलेबल होगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, हमने जो लिया है आपके लिए लेवल हल्का सा बढ़ा के दिया है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आएंगे आपके नजदीक आते जाएंगे और लेवल जो है वो ईयर टू ईयर जो है एग्जाम का बढ़ भी सकता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस गिवन होंगे तो हमें उसी के लिए प्रिपेयर भी होना है। ओके, चलो, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है। तो दोनों में तीनों में से कौन सा उठाएं जिसके बारे में एक्स्ट्रा डेटा गिवन है। ये देखो, हमें आर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है कि आर का थर्ड राइट एक्स है और आर का सेकेंड राइट कौन है, सी। क्लियर। तो हम आर को यहां नहीं बिठा सकते,
क्यों? इसके सेकंड राइट पे देखो सी नहीं आएगा, ऑलरेडी ई बैठा हुआ है। आर यहां भी नहीं होगा क्योंकि सेकंड राइट पे ऑलरेडी क्यू है। ठीक है, आर यहां भी नहीं होगा क्योंकि सेकंड राइट पे यहां सी तो आ जाएगा, बट थर्ड राइट पे एक्स भी तो चाहिए, आपको चाहिए ना। तो आर या तो यहां पर बिठा सकते हो, आर या तो यहां पर बिठा सकते हो। तो इसी से रिलेटेड हम एक्स्ट्रा केस भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि आंसर मेरा किसके अकॉर्डिंगली आएगा, कि अगर मैं आर को यहां अरेंज करूं या यहां अरेंज करूं। दोनों केसेस वैलिड है ना, तो हम दो केसेस बना लेंगे। अब देखो, आर का थर्ड राइट कौन चाहिए? एक्स चाहिए। तो इस केस में थर्ड राइट 1 2 3, दाई और तीसरे स्थान पे एक्स आया, और दाई और दूसरे स्थान पे कौन है? सी भी है। मतलब ये इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया। यहां पर भी देखिए क्या है, आर का थर्ड राइट 1 2 3, इधर एक्स आया, और आर का सेकंड राइट दाई और दूसरे स्थान पे कौन आया? सी अवेलेबल हुआ। क्लियर? अब यहां पर एक और पॉइंट बचा हमारे पास, u का थर्ड राइट कौन है? s। अब देखो, हमने इसे भी यूज कर लिया, इग्नोर करो। इसे भी यूज कर लिया, इग्नोर करो। जो जो क्लू आप लिखोगे, साइड पे नोट डाउन करोगे, जैसे जैसे वो यूज होता जाए उसे वैनिश करना सीख लो। ठीक है, उससे क्या है, आप रिलैक्स होके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। अब u का थर्ड राइट कौन चाहिए? s। अगर मैं कहता हूं u का थर्ड राइट s अवेलेबल है, तो मैं ये भी कह सकता हूं u और s के बीच में 2 सीट्स का गैप है। बोल सकते हैं ना, अगर s u के थर्ड राइट पे है, जो कि हमने ये क्लू लिखा हुआ है, तो मैं ये भी कह सकता हूं s और u के बीच में 2 का गैप है। अब देखो, पर्सन तो 2 रहे। अगर मैं इस केस की बात करूं तो s और u के लिए यही 2 प्लेस रह जाते हैं। इनमें 2 का गैप मेंटेन होगा? बिल्कुल भी नहीं, तो इसे वैनिश करते हैं। तो हमें u का थर्ड राइट कौन चाहिए? s। अगर हम u को यहां लेते हैं, तो उसके थर्ड राइट पे 1 2 3 ऑलरेडी q मिलेगा, मतलब u यहां नहीं आ सकता। तो u यहां पर लेना होगा, तो ही उसके थर्ड राइट पे 1 2 3 यहां पर कौन आ पाएगा? s आ पाएगा। तो मतलब कि ये मेरा केस वैनिश हुआ। हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ऐसे केसेस बनाना सीखेंगे, क्योंकि जब तक आपको केसेस नहीं बनाने आते होंगे, वैनिश कैसे करना सीखेंगे? ठीक है, तो पहले हम बनाना सीखेंगे, फिर उन्हें धीरे धीरे एलिमिनेट करना भी सीखेंगे। चलिए, ये तो थी अरेंजमेंट। एक बार अरेंजमेंट बन गई, क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। तो यहां पर जितने भी हम क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में या आगे आने वाले सेशन में, हर क्वेश्चन से रिलेटेड किस किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी आइडिया ले लेंगे। जैसे कि इससे रिलेटेड क्या गिवन है, पहला, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एन के बाएं और तीसरा कौन है? तो देखो, एन के बाएं और तीसरा कौन है? पहले बाएं कौन है? u, दूसरा बाएं पे कौन है? e, तीसरे बाएं पे कौन आ रहा है? q। तो n के बाएं और तीसरा कौन आ रहा है? q आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग जब भी आया तो मतलब क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शंस के थ्रू करना है कि निम्नलिखित में से, ये लिखा हुआ है निम्नलिखित में से, विच पेयर्स कौन सा जोड़ा, रिप्रेजेंट इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस, के एस के कौन से निकटतम पड़ोसी हैं वो हमें बताने हैं। एस के निकटतम पड़ोसी बताओ। एक एस का नेबर कौन है? सी है। दूसरा एस का नेबर कौन है? आर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी एंड आर। हमें ऑप्शन नहीं अवेलेबल, तो आंसर तो आया, अगर ऑप्शन नहीं गिवन तो आंसर क्या होगा? इनमें से वो ऑप्शन है ही नहीं। आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एस के नेबर कौन है? आर भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, तो सी आर या आर सी ऑप्शन में गिवन होना चाहिए था ना, तो नहीं अवेलेबल, इसलिए आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दिस। आई होप आपको क्लियर होगा। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही सेट से रिलेटेड कम से कम 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। मैटर ये नहीं करेगा कितने क्वेश्चन गिवन है, मैटर करेगा अरेंजमेंट आपने सही बनाई है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर से काउंट करो है कितने, पढ़ना नहीं है एम एन के ऐसे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो हमारे 2 पॉइंट तो कवर अप हो गए, पहले 2 पॉइंट बिठाने के लिए कि 8 पर्सन है, मतलब वो आमने सामने बैठेंगे और सभी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। तो हम एरो हेड नहीं लगाएंगे, हमें पता है उनका फेस केंद्र की ओर है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। K इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ n। यहां तक पढ़ते हैं कि K जो है n के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो पहले हमने n को बिठाया, n के बाईं ओर तीसरा स्थान, 1 2 3, यहां पर कौन आ गया? K आ गया। ठीक है,
के एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, या मैं कह सकता हूं एन के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। बात तो एक ही होगी। अगर आप किसी के दाईं ओर बैठे हैं तो वो पर्सन आपके बाईं ओर बैठा होगा। ये हम क्यों एज्यूम कर लेते हैं कि दायां बायां कभी भी सेम नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सभी की डायरेक्शन सेम है, सभी इनवर्ड है, इस वजह से। अब आगे कौन आया? एंड। तो मैंने आपको कंजंक्शन का रोल बता रखा है पिछले चैप्टर्स में। जब भी स्टेटमेंट में एंड या बट दोनों में से कोई भी टर्म रहे तो उस स्टेटमेंट का जो पहला पर्सन होगा हमेशा उसी की बात होगी। तो के जो है एन के थर्ड लेफ्ट पे तो है, बाईं और तीसरे स्थान पे है, और कहां बैठा हुआ है? सेकंड टू द राइट ऑफ जी। एंड आया तो किसकी बात हो रही है? के की। के एन के बाईं और तीसरे स्थान पे भी है और जी के दाईं और दूसरे स्थान पे है। अगर जी के दाईं और दूसरे स्थान पे के है तो हम कह सकते हैं के बाईं और दूसरे स्थान पे जी अवेलेबल है। सिंपली बोल सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि के ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो के बाईं और दूसरे स्थान पे यहां पर कौन आया? जी। अब क्रॉस चेक कर लो, चाहे देख लो के जो है जी के दाईं और दूसरे स्थान पे आ रहा है या नहीं? बिल्कुल आ रहा है, तो हमारी कंडीशन वैलिड है। तो ऐसे कंडीशन को मोल्ड करना सीखना है। क्रॉस चेक कर लेते हैं अभी तक क्या बनाया। के एन के बाईं और तीसरे स्थान पे है और वो जी के दाईं और दूसरे स्थान पे आ रहा है। अगला, एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के। एम जो है के दाईं और दूसरे स्थान पे है, तो के का ये पहला बायां, ये दूसरा बायां, यहां पर कौन आएगा? एम अवेलेबल होगा। आगे देखिए क्या है। आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। आर डी के सेकेंड राइट पे है, मतलब डी के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है? आर। हमने इसे साइड पे क्यों लिखा? क्योंकि हम अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें क्या पता डी कहाँ आएगा? डी यहां भी हो सकता है, डी यहां भी हो सकता है। दो दो केसेस बन रहे हैं। बनाएंगे नहीं, तभी बनाएंगे अगर हमें लगा एक्चुअल में जब वो बनता हो। अब कौन आया आगे? हु आया तो किसकी बात हो रही है? डी की। डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। डी जो है एन के सेकेंड राइट, मतलब दाईं और दूसरे स्थान पे है। एन का ये पहला दाया हुआ, ये दूसरा दाया, यहां पर कौन आ गया? डी। और डी के सेकेंड राइट पे कौन है? आर। तो डी का सेकेंड राइट यहां पर कौन आ गया? आर अवेलेबल हुआ। देखो कितना सिंपल हुआ। यूज कर लिया तो इग्नोर करो। यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। यू के का तत्काल पड़ोसी नहीं है, मतलब यू ने यहां नहीं आना, तो यू यहां पर आ गया। जो पर्सन रह गया यहां बिठा देंगे। कौन सा पर्सन रहा? एस। अगर वो आप उस पर्सन को नहीं भी ढूंढेंगे ना तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो एक बार अरेंजमेंट बन गई, क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएंगे। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। पी के तत्काल दाएं कौन बैठा हुआ है? तो पी के तत्काल दाएं कौन बैठा हुआ है? एक्चुअल में इधर पी नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए था के। इधर गलती हो गई, इधर क्या होना चाहिए था? के होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें पी तो गिवन ही नहीं है ना। देखो, तो के तत्काल दाएं कौन आ रहा है? एस आ रहा है। एस आ रहा है तो मतलब आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। एस के तत्काल दाएं कौन बैठा हुआ है? तो देखो एस के तत्काल दाएं कौन बैठा हुआ है? एम अवेलेबल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? नन ऑफ दिस। कि हमारे पास आंसर तो आया बट वो किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। आंसर आने के बाद ऑप्शन में ना गिवन हो तो इनमें से कोई है ही नहीं, मतलब नन ऑफ दिस। एफ के दाईं और दूसरा कौन है? सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ का दूसरा दाया हमने देखना है। ठीक है, यहां पर भी एक हल्की सी गलती है, यहां पर एफ नहीं होना चाहिए, यहां पर कौन होना चाहिए? यू। ठीक है, तो आपको पीडीएफ में ये करेक्ट होके मिलेंगे। अब यहाँ पर एफ नहीं आएगा, यहाँ पर यू आएगा, क्योंकि हमें एफ देखो गिवन नहीं है ना। तो यू के दाईं और दूसरे स्थान पे हमें बताना था। तो यू का दाईं और दूसरा कौन है? जी अवेलेबल है। देखो ये पहला दाया हुआ, ये दूसरा दाया, कौन अवेलेबल होगा? जी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो क्वेश्चन में काउंटिंग मैटर नहीं करती, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सेकंड लेफ्ट बताओ, थर्ड राइट बताओ, वो बहुत आसान होंगे। मैटर करेगा अरेंजमेंट सही बनी है या नहीं। अगला देखो क्या गिवन है। फिर से आपको कितने पर्सन गिवन है? 8। सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं और उनका मुंह किस तरफ है? केंद्र की ओर। तो सबसे पहले वो 8 पर्सन बिठाई देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, केंद्र की ओर है। Q इज नॉट द नेबर ऑफ P और R। कि Q जो है ना तो वो P का नेबर है, ना ही Q जो है ना तो वो R का नेबर है। मतलब Q और P इकट्ठे नहीं बैठे, Q और R भी इकट्ठे नहीं बैठे। अगला पॉइंट, M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। तो इसको बिठा देते हैं।
कि m जो है t के बाईं और दूसरे स्थान पे है, तो पहले t को बिठाया, उसका बायां दूसरा, इधर कौन आ गया, m आया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एंड आया तो किसकी बात हो रही है, पहले पर्सन की, वो कौन है, m। m t के बाईं और दूसरे स्थान पे तो है, और कहाँ बैठा है, थर्ड टू द राइट ऑफ p, मतलब m की बात हुई कि वो p के थर्ड राइट पे है। अगर m p के थर्ड राइट पे है तो p m के थर्ड लेफ्ट पे होना चाहिए। चेक कर लो कि m t के बाईं ओर दूसरे स्थान पे भी है और p के दाईं ओर तीसरे स्थान पे भी आ रहा है, m की लोकेशन फिक्स हो गई। अगला देखो, r इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ n, n के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, r अवेलेबल है। बट आगे ही क्या लिखा हुआ है, हु आया तो किसकी बात हुई है, n की बात हुई कि n इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ t, n जो है t के तत्काल बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो t का तत्काल बाईं ओर यहां पर कौन आया, n, और n के थर्ड राइट पे कौन, थर्ड लेफ्ट पे कौन है, r, बाईं ओर तीसरे स्थान पे r आ रहा है, तो n का बाईं ओर तीसरा देखते हैं, 1 2 3, यहां पर कौन आ गया, r अवेलेबल हुआ। अब ध्यान से देखो, हमें q के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी कि q ना तो p का नेबर है, पड़ोसी है, ना ही r का पड़ोसी है, तो q यहां भी नहीं होगा, q यहां भी नहीं होगा, तो q के लिए हमारे पास फिक्स्ड पोजीशन हुई, यहीं पर आएगा। अब आगे देखो क्या गिवन है, L इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, L P के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो P के दाईं ओर दूसरे स्थान पे यहाँ पर L अवेलेबल होगा, और जो रह जाएगा हम उसे यहाँ बिठा देंगे, कौन सा पर्सन रह गया, S। तो देखो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्संस रिप्रेजेंट्स द नेबर ऑफ T, निम्न में से कौन T के पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब हमें T के पड़ोसी बताने हैं। तो T के पड़ोसी कौन कौन है, N भी है, Q भी अवेलेबल है, तो आंसर क्या आएगा, N और Q। ऑप्शन नहीं अवेलेबल, तो आंसर इज नन ऑफ दिस। क्या आंसर तो आया, बट वो ऑप्शन में नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो T के पड़ोसी बताने थे, N और Q ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने नन ऑफ दिस मार्क कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, निश्चित रूप में से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, हमें वो बताना है। पहला देखो, Q इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, क्या Q S के तत्काल दाईं ओर बैठा हुआ है, देखते हैं क्या ये सही है। Q S के तत्काल दाईं ओर नहीं है, बाईं ओर आ रहा है, देखो Q S के तत्काल बाईं ओर आ रहा है, बट ऑप्शन में क्या गिवन है, दाईं ओर, मतलब पहला तो गलत हो गया। R इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, क्या R P के तत्काल दाईं ओर बैठा हुआ है, देखो R P के तत्काल दाईं ओर है, वैलिड है ना, देखो ये P रहा, उसके तत्काल दाईं ओर कौन आ रहा है, R, मतलब यही ऑप्शन मेरा जो है करेक्ट आंसर है, तो आंसर क्या होगा, B। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, एक मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर 5 ऑप्शंस गिवन है, एसएससी एग्जाम में 4 ऑप्शंस आएंगे, बट आपको मैं आइडिया किस चीज हिसाब से दे रहा हूँ, नन ऑफ दीज अगर आ गया तो चौथे ऑप्शन में, तो हर एक चीज को कंसीडर करके चलेंगे। बैंकिंग में 5 ऑप्शन आते हैं, एसएससी एग्जाम में हमेशा 4 ऑप्शन आएंगे। तो क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से कितने पर्सन गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। अब फिर से आपको 8 पर्सन गिवन है और सभी का फेस जो है वो टूवर्ड्स दी सेंटर। अब आपको पर्सन बिठाने तो आ चुके हैं, चलो टूवर्ड्स दी सेंटर भी फेस कर रहे हैं। पहली स्टेटमेंट, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, कि आर जो है वो जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो दाया तीसरा देखो, 1 2 3, यहां पर कौन आया, आर आया, और आगे गिवन है हु आया तो किसकी बात हो रही है, जेड की, तो जेड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, जेड जो है पी के सेकेंड राइट पे है, मतलब पी जेड के सेकेंड लेफ्ट पे होगा, ये देखो चेक कर लो आप। आर जो है जेड के थर्ड राइट पे भी है, दाएं और तीसरे स्थान पे भी है, और जेड जो है वो पी के दाएं और दूसरे स्थान पे भी है, क्लियर। Z जो है वो P के दाएं दूसरे स्थान पे भी है। अगला पॉइंट, S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Z एंड R, कि S जो है ना तो वो Z का नेबर है ना ही R का, मतलब S ना तो यहां पर होगा, ना S Z का पड़ोसी है ना ही R का पड़ोसी है, तो S के लिए तो फिक्स्ड पोजीशन यही रही। समझ में आया पॉइंट। आगे देखो, T इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, T S के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो S का तीसरा बायां देखते हैं, 1 2 3, यहां पर कौन अवेलेबल होगा, T अवेलेबल होगा। आगे देखो, Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ W,
Q W के थर्ड राइट पे है तो होल्ड पे रखते हैं कि W का दायां तीसरे स्थान पे कौन आएगा, Q अवेलेबल होगा। और W के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, हु आया तो W की बात हो रही है। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, तो W जो है वो S का पड़ोसी नहीं है। क्लियर। तो W अगर S का पड़ोसी नहीं है तो W या तो यहां पर होगा या तो W यहां पर होगा। अगर हम W को यहां लेते हैं तो उसका थर्ड राइट ऑलरेडी कौन है, T अवेलेबल है, मतलब W यहां से कैंसिल करो क्योंकि उसके तीसरे दाएं स्थान पर कौन आना चाहिए, Q आना चाहिए, तो W यहां पर होगा। उसके तीसरे दाएं स्थान पे कौन होगा, यहां पर Q अवेलेबल होगा। देखो सेटिस्फाई हो गया। अब एक ही पर्सन रह गया इन सब में से, कौन, V। अगर नहीं भी ढूंढोगे वो क्वेश्चन के थ्रू मिल जाएगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, विच ऑफ द पेयर्स ऑफ द पर्संस आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी, पी के तत्काल पड़ोसी कौन से हैं, हमें ये बताना है। तो पी के तत्काल पड़ोसी देखो कौन है, पी का तत्काल पड़ोसी एस भी है और वी भी है, तो आंसर क्या होगा, वी एंड एस, मतलब या एस और वी कुछ भी बोल सकते हो। सी ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी के दूसरे दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, दाईं और दूसरे स्थान पे टी के कौन बैठा हुआ है, वो क्यू बैठा हुआ है। देखो ये पहला दायां हो गया, ये दूसरा दायां, कौन अवेलेबल हो गया, यहां पर क्यू अवेलेबल हो गया, तो आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन। ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बस अरेंजमेंट आपका सही होना चाहिए। अगला देखो, फिर से कितने पर्सन गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन गिवन है, आर सिटिंग अलोंग अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो 8 पर्सन जो हैं एक गोल टेबल के अराउंड बैठे हैं और सभी का मुंह जो है वो क्या है, केंद्र की ओर है। तो बन गए देखो 8 पर्सन। पहला पॉइंट, W इज द नेबर ऑफ Z बट नॉट ऑफ S। अब देखो नेबर से रिलेटेड आई, होल्ड पे रखेंगे कि W Z का दो नेबर है। अब मुझे क्या पता, ये तो फिक्स हुआ कि नेबर है, दोनों एक साथ आएंगे, बट ये कंफर्म नहीं है ना कि कौन किसके लेफ्ट में है या कौन किसके राइट में है। तो मैंने बट किसका नहीं है, एस का नहीं है, किसके बारे में बात हुई, डब्ल्यू। ये डब्ल्यू जेड का पड़ोसी तो है बट वो किसका पड़ोसी नहीं है, एस का पड़ोसी नहीं है। आगे देखो क्या है, वाई इज द नेबर ऑफ यू, फिर से नेबर आ गया, होल्ड में रखते हैं। ये वाई जो है वो किसका पड़ोसी है, यू का पड़ोसी है। दोनों एक साथ तो हैं बट कौन किसके लेफ्ट में है कौन किसके राइट में है उसका आता पता नहीं है। चलो अगला देखते हैं, एंड आया तो किसकी बात हो रही है, वाई की। एंड वाई जो है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू भी है, कि डब्ल्यू के बाईं और चौथे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, वाई। तो मैं अभी आपको स्टार्टिंग में क्लू बता के हटाऊं कि जब भी 8 पर्सन गिवन हो, कोई किसी के फोर्थ लेफ्ट पे हो या फोर्थ राइट पे, मतलब वो एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे, चाहे क्रॉस चेक देख करके देख लो। तो डब्ल्यू के बाईं और चौथे स्थान पे 1 2 3, यहां पर कौन आ गया, वाई। देखो आमने सामने तो आ रहे हैं। नेक्स्ट, अगर यहां पर y अवेलेबल है तो y का नेबर कौन है, u है, तो u यहां भी आ सकता है, u यहां भी आ सकता है, तो हम बनाने नहीं बैठेंगे, इसे होल्ड पे रखते हैं। ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बिना पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। ओके, तो ध्यान से अटेंटिव होके बैठना। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, v इज द नेबर ऑफ s, फिर से नेबर वाला पॉइंट आया कि v किसका नेबर है, s का नेबर है। बट देखा जाए हमें s के बारे में एक और इंफॉर्मेशन पहले भी गिवन हो चुकी है कि w s का नेबर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट से जितना हो सके बचो, बचने की एक ही टेक्निक है, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट लिंक बना के चलो। अगर आप एक एक स्टेटमेंट को उठाने बैठोगे तो हमेशा केसेस बनेंगे। ठीक है, हमेशा केसेस बनेंगे। अब आपको क्या करना है, वी और एस को उठाना है, बट इस बात का ध्यान रखना है जैसे ही वी और एस एक साथ बैठेंगे, डब्ल्यू एस का नेबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आप स्टेटमेंट्स को लिंक में लेके चलोगे उतने केसेस आपके कम से कम बनेंगे, प्रूफ आपके सामने आपको मिलेगा। अब देखो क्या स्टेटमेंट थी कि v इज द नेबर ऑफ s एंड थर्ड टू द राइट ऑफ u। अब एंड आया तो किसकी बात हो रही है, v की बात हो रही है कि v जो है वो u के दाईं और तीसरे स्थान पे है। v u के थर्ड राइट पे है, मतलब दाईं और तीसरे स्थान पे है। डेफिनेट कंडीशन गिवन है, इग्नोर नहीं कर सकते, u को बिठाते हैं। u किसका नेबर है, y का, तो मतलब u या तो यहां पर था या तो यहां पर था। u अगर हम यहां पर बिठाते, अगर यहां पर बिठाते तो उसके दाईं और तीसरे स्थान पे ऑलरेडी कौन आ रहा है, w आ रहा है, बट हमें कौन चाहिए, v चाहिए।
मतलब u यहां नहीं आ सकता, तो u हमें यहां लेना होगा। तो उसके दाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 3, ठीक है, सॉरी 1 2 3, यहां पर कौन हुआ, u अवेलेबल हुआ। क्लियर, सॉरी v अवेलेबल होगा, क्योंकि u के दाईं और तीसरे स्थान पे v आ रहा है। अगर हम u को यहां ले लेते तो उसके दाएं तीसरे स्थान पे ऑलरेडी w था, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, तो मतलब इसे हमने यूज कर लिया। अब v अगर बैठ चुका है तो v के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखो। v s का क्या है, पड़ोसी है, तो मतलब s यहां भी आ सकता है, s यहां भी आ सकता है, नहीं, s यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साथ के साथ हमें इसे भी तो देखना है कि अगर s को हम यहां बिठाते हैं वो तो w का नेबर बन गया, बट w तो s का नेबर है ही नहीं, पड़ोसी ही नहीं है, तो मतलब s यहां नहीं होगा। तो s के लिए कंडीशन हमारे पास यहां बनी, देख लीजिए, s जो है वो किसका नेबर है, v का नेबर है, हमने सेटिस्फाई कर लिया। तो हमारे पास ये क्लू भी खत्म, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। अब एक ही बचा क्या, डब्ल्यू जेड का नेबर है, चलो इसे भी खत्म करो। अगर डब्ल्यू जेड का नेबर है दैट मीन्स जेड यहां नहीं होगा, या तो जेड यहां पर आएगा या तो जेड यहां पर आएगा। अगला पॉइंट बताएगा जेड कहां पर आएगा। एक्स इज नाइदर द नेबर ऑफ जेड नोर ऑफ टी, एक्स जो है न जेड का नेबर है न टी का पड़ोसी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास तीन पोजीशन रह गई, ठीक है, ये तीन पोजीशन, पर्सन भी यही तीन रह गए, देखो एक्स जेड टी। अब देखते हैं कौन कहां पर आएगा। देखो हमें एक्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, टी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं गिवन, जेड के बारे में एक्स्ट्रा गिवन है। अगर हम जेड को यहां बिठाते तो ये दो सीट्स किसके लिए रह जाती, एक्स और टी के लिए। बट एक्स तो टी का नेबर ही बनता ना, चाहे जैसे मर्जी अरेंज होते, बट एक्स तो टी का भी पड़ोसी नहीं है, हमें आखिरी में यही तो लिखा है। तो मतलब कि हमने जेड की जो कंडीशन ली है वो यहां ना लेते हुए उसके राइट में बिठाते हैं। ठीक है, चलो देखो कैसे। अगर हम जेड को यहां बिठाते हैं, ध्यान से समझना, अगर हम जेड को यहां बिठाते हैं तो z अगर यहां पर है तो z का पड़ोसी कौन नहीं है, x नहीं है। देखो x z का पड़ोसी नहीं है, तो x यहां पर नहीं होगा, तो x यहां पर आ जाएगा और ये प्लेस किसके लिए रह जाएगा, t के लिए। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में हल्का सा लेवल हाई था, बट आपको इसकी प्रेपरेशन करके जानी है। ठीक है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, एग्जाम में कभी ना कभी हाई लेवल आ सकता है। ओके, जिस हिसाब से हर साल जो है क्वेश्चन का लेवल हमारे पास या कंपटीशन जो है बढ़ता जा रहा है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन कौन से गिवन है। ये हमने विदाउट केसेस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको डाउट लगा हो तो इस क्वेश्चन को रिवाइंड करके जरूर देखना। तो देखो हमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है। पहला देखो, W इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, क्या W T के तत्काल बाईं ओर बैठा हुआ है, जी बिल्कुल नहीं, वो तो T के सेकंड लेफ्ट पे बाईं और दूसरे स्थान पे है, तत्काल बायां कहां पर है, तो पहला ऑप्शन तो वेनिश हो गया। ठीक है, ये सही नहीं है, हमें सही वाला बताना है। Z इज बिटवीन X एंड W, क्या Z X और W के बीच में आ रहा है, नहीं, W X और Z के बीच में आ रहा है, Z थोड़ा X और W के बीच में आ रहा है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। तीसरे पे देखते हैं क्या गिवन है, U इज फोर्थ टू द राइट ऑफ W, फोर्थ राइट का मतलब क्या हुआ, बताया था 8 के केस में फोर्थ राइट या फोर्थ लेफ्ट क्या होता है, आमने सामने। तो देखो यू डब्ल्यू के आमने सामने है, यू डब्ल्यू के आमने सामने जी बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास ये तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। वी एस और वाई के बीच में बैठा हुआ है, चलो ये चेक करते हैं, वी इज बिटवीन एस एंड वाई, क्या वी एस और वाई के बीच में आ रहा है, जी बिल्कुल नहीं, वी तो ये रहा, वो एस और एक्स के बीच में आ रहा है, एस और वाई के बीच में थोड़ा आ रहा है, तो मतलब ये भी कैंसिल हुआ। तो इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नन इज करेक्ट, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो ई ऑप्शन हमारा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज 3 पर्सन बिटवीन देम, निम्न में से ऐसे कौन से व्यक्तियों के जोड़े हैं जिनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हों, मतलब उनके बीच अगर 3 व्यक्ति हैं, जैसे मैं कहता हूं एक्स और वी, पहला ऑप्शन ही है, 8 कैंडिडेट हैं, तो एक्स और वी अपोजिट होंगे तभी उनके बीच में देखो 3 पर्सन होंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो एक्स और वी आमने सामने है या नहीं, इसी तरह एस और यू आमने सामने है या नहीं, जो पर्सन का ग्रुप, जोड़ा या पेयर आमने सामने बैठा होगा मतलब वो मेरा आंसर है, तभी तो उन दोनों के बीच में 3 पर्सन आएंगे।
तो पहला ऑप्शन ही देखते हैं, एक्स और वी ऑप्शन है या नहीं। देखो एक्स के सामने यू बैठा है, वी नहीं आ रहा, और मोर ओवर एक्स और वी के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, 6 पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। देखो एस और यू आमने सामने है, एस और यू भी आमने सामने नहीं है, उनके बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, हमें तो 3 चाहिए, तो ये भी गलत। एक्स और डब्ल्यू की बात करते हैं, एक्स और डब्ल्यू भी एक साथ बैठे हैं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अगला डब्ल्यू और वी, क्या डब्ल्यू और वी आमने सामने है, जी ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, के इनमें से कोई है ही नहीं। ठीक है, कि हमारे पास आंसर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हमें जो है वो इनमें से बताना था ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आमने सामने बैठे हों पर्सन, या जिनके बीच में 3 पर्सन का गैप आता हो। तो हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल था, या पर्सन का जोड़ा नहीं था, इसलिए हमारा आंसर जो है क्या आया, नन ऑफ दिस। क्लियर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल के क्वेश्चन थे इस सेशन के अंदर। हल्का सा लेवल आपको कहीं ना कहीं हाई जरूर लगा होगा, पर घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में डाउट आया हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना, उसके बाद अगर कहीं ना कहीं दिक्कत हो तो वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। उससे क्या है, क्लियरिटी आपकी ही होगी, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ गलतियां करोगे वो गलतियां सीखने को मिलेंगी, वो गलतियों को बस कवर अप करना है। तो मिलेंगे जल्दी ही अगले सेशन में और भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।